स्वागत है। कि आज की हमारी ये विस्तृत चर्चा किसी साधारण विषय पर नहीं होने वाली है। एकदम सही। आज हम हिंदी साहित्य की एक ऐसी अमर रचना की गहराइयों में उतरने जा रहे हैं जिसने कहानी कहने के सारे पुराने नियमों और तयशुदा ढर्रों को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। हम बात कर रहे हैं निर्मल वर्मा की कालजयी रचना परिंदे की, जो 1959 में आई थी। हाँ, और आज हमारा मुख्य उद्देश्य यही समझना है कि यह महज एक साधारण प्रेम कथा क्यों नहीं है, बल्कि कैसे ये नई कहानी आंदोलन का प्रस्थान बिंदु बनी। बिल्कुल, और कैसे ये आधुनिक मानव की नियति, उसके अकेलेपन और अस्तित्व के संकट का सबसे सशक्त प्रतीक बनकर उभरी। नामवर सिंह जैसे आलोचकों ने तो इसे नई कहानी आंदोलन की पहली कृति तक मान लिया है। इन तमाम शोध पत्रों को खंगालने पर जो बात सबसे ज्यादा उभर कर आती है वो ये है कि परिंदे सिर्फ शब्दों का ताना बाना नहीं है। ये एक ऐसा गहरा मनोवैज्ञानिक एहसास है जो बहुत लंबे समय तक इंसान के भीतर ठहरा रहता है। वही तो, ये मानव मन के उन अंधेरे और सर्द कोनों की पड़ताल करती है जहां तक पहुंचने से हम अक्सर कतराते हैं। तो इस पूरी कहानी के ताने बाने को समझने से पहले इसके शिल्पकार यानी निर्मल वर्मा जी और उनके अनूठे दृष्टिकोण को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। मैं भी यही कहूंगी, उनका जीवन और उनका अनुभव ही इस कहानी की असली जमीन तैयार करता है। उनका जन्म 3 अप्रैल 1929 को शिमला की खूबसूरत लेकिन सर्द वादियों में हुआ था। उनकी शुरुआती शिक्षा दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से हुई। लेकिन उनके चिंतन में जो सबसे बड़ा और निर्णायक मोड़ आया वो उनकी यूरोप प्रवास के दौरान आया था। हाँ, 1959 से लेकर 72 के बीच उन्होंने प्राग और यूरोप के अन्य हिस्सों में एक लंबा समय बिताया था। ये वो दौर था जब उन्होंने यूरोपीय समाज, वहां के साहित्य और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की आधुनिकता और उससे उपजी हताशा को बहुत करीब से देखा। बिल्कुल, इस अनुभव ने उनकी सोच को एक ऐसा वैश्विक आयाम दिया जो उस वक्त के हिंदी साहित्य में बहुत दुर्लभ था। और निर्मल वर्मा के दर्शन की सबसे बड़ी खासियत यही थी कि वे जीवन के अंधकार, अकेलेपन और उस गहरी उदासी से भागते नहीं थे। वो इंसान थे जिन्होंने उदासी से आंखें चुराने के बजाय उसकी आंखों में आंखें डालकर देखना चुना। वे उसे पूरी तरह से अपनाते थे और आश्चर्यजनक रूप से उस उदासी में भी एक आनंद, एक ठहराव खोज लेते थे। और जीवन के इस स्याह पक्ष को, इस जटिल मानवीय स्थिति को इतनी खूबसूरती से उकेरने के लिए ही उन्हें अपने जीवन काल में ज्ञानपीठ, साहित्य अकादमी और पद्म भूषण जैसे सर्वोच्च सम्मानों से नवाजा गया। यहाँ तक कि 2005 में अपनी मृत्यु से पहले वे साहित्य के नोबेल पुरस्कार के लिए भी नामित हुए थे। ये उनकी लेखनी की ताकत का ही सबूत है। लेकिन जब हम उस दौर के साहित्य की बात करते हैं तो परिंदे का आना किसी झटके से कम नहीं था। मतलब अगर हम इससे ठीक पहले की कहानियों को देखें, खासकर प्रेमचंद के युग की कहानियों को, तो उनका एक तय ढांचा हुआ करता था। हाँ, एक स्पष्ट शुरुआत होती थी, एक मध्य होता था, कोई न कोई सामाजिक द्वंद्व होता था और कहानी के आखिर में समाज के लिए एक स्पष्ट नैतिक उपदेश या आदर्शवादी संदेश जरूर छिपा होता था। पाठक को पता होता था कि सही क्या है और गलत क्या है। वहीं तो डॉक्टर नामवर सिंह जी का सबसे बड़ा तर्क आता है, परिंदे ने इस पूरी बनी बनाई परंपरा को इस सिरे से खारिज कर दिया। इसमें कोई उपदेश नहीं है, कोई स्पष्ट घटनाक्रम या बहुत तेज रफ्तार वाला प्लॉट नहीं है जो चौंका दे। ये कहानी बाहरी दुनिया के शोर शराबे या समाज के स्थूल संघर्षों की बात नहीं करती। इसके बजाय ये पूरी तरह से मनुष्य के भीतरी यथार्थ और मानसिक द्वंद्व की गहराई में उतरती है। ये चेतना के उस स्तर पर घटित होती है जहां इंसान खुद से लड़ रहा होता है। ये किसी घटना का विवरण नहीं, बल्कि एक मानसिक स्थिति का चित्रण है। तो इस मानसिक स्थिति को समझने के लिए उस परिदृश्य की कल्पना करना बहुत जरूरी है जो निर्मल वर्मा ने बुना है। सर्दियों की छुट्टियां शुरू होने वाली हैं। पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है और एक पहाड़ी स्टेशन पर मौजूद गर्ल्स कॉन्वेंट स्कूल का हॉस्टल खाली हो रहा है। लड़कियां अपने अपने घर जाने के लिए बेहद उत्साहित हैं। चारों तरफ एक अजीब सी हलचल है। लेकिन जैसे जैसे हॉस्टल खाली हो रहा है, एक गहरी ठिठुरती हुई खामोशी वहां पसरती जा रही है। और इसी खाली होते ठंडे हॉस्टल के बीच मौजूद है इस कहानी की मुख्य पात्र लतिका। लतिका उस हॉस्टल की वार्डन है। बाहरी तौर पर देखने पर वो एक बेहद सख्त, अनुशासन प्रिय और रूखी प्रशासक नजर आती है। कहानी की शुरुआत में ही हम देखते हैं कि वो जूली नाम की एक छात्रा को देर से आने पर और उसका प्रेम पत्र पकड़े जाने पर बुरी तरह डांटती है। उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे भावनाओं या प्रेम से उसका कोई वास्ता ही नहीं है। लेकिन वो कठोरता महज एक बाहरी आवरण है, एक ढाल है जिसे उसने खुद को बचाने के लिए ओढ़ रखा है। भीतर से लतिका एक गहरी पीड़ा और एक भयानक अकेलेपन का शिकार है।
स्रोतों से हमें पता चलता है कि लतिका के इस व्यवहार की जड़ें उसके अतीत में है। वो कुमाऊं रेजिमेंट के मेजर गिरीश नेगी से बहुत गहरा प्रेम करती थी, जिनकी कश्मीर में एक विमान दुर्घटना में मृत्यु हो चुकी है। और यह एक ऐसा घाव है जिससे लतिका उभरना नहीं चाहती। ये बात बहुत मनोवैज्ञानिक है। वो उस अतीत से बाहर आना ही नहीं चाहती, क्योंकि उसके अवचेतन मन में ये डर बैठ गया है कि अगर वो अपने वर्तमान में लौट आई, अगर वो उस दुख को भूल गई, गिरीश को हमेशा के लिए खो देना, अपने जहन से मिटा देना। वो उन स्मृतियों को एक खजाने की तरह सहेज कर रखना चाहती है, भले ही वो खजाना उसे अंदर ही अंदर खोखला क्यों ना कर रहा हो। ये इंसानी फितरत की कितनी बड़ी और दर्दनाक विडंबना है कि इंसान अपने दुख को ही अपना सबसे करीबी साथी बना लेता है। बिल्कुल, लेकिन इस ठहरे हुए माहौल में सिर्फ लतिका ही अकेली नहीं है जो इस तरह के आंतरिक द्वंद्व से गुजर रही है। कहानी में कुछ और भी बहुत ही जटिल और दिलचस्प पात्र हैं जो इस अकेलेपन को अलग अलग तरीके से जीते हैं। जैसे डॉक्टर मुखर्जी, उनका चरित्र बहुत ही गहरा है। वे आधे बर्मी हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब जापानी आक्रमण हुआ तो उनका पूरा घर, उनका देश, उनकी जड़ें, सब कुछ बर्बाद हो चुका है। वे अपना सब कुछ खोकर एक शरणार्थी की तरह इस पहाड़ी स्टेशन पर आ गए हैं, लेकिन वे अपनी इस अथाह पीड़ा को कभी जाहिर नहीं होने देते। वो हमेशा एक बनावटी मुस्कान ओढ़े रहते हैं, सिगार पीते रहते हैं और मजाक करते हैं। उनका एक संवाद है जो बहुत ही चुभने वाला है। हाँ, वे प्रिंसिपल मिस वुड से कहते हैं, मुझे अपने बारे में कोई गलतफहमी नहीं है मिस वुड, मैं सुखी हूँ। डॉक्टर मुखर्जी का ये संवाद परिस्थितियों से पैदा हुई एक बहुत गहरी विडंबना है। वे जानते हैं कि वे सुखी नहीं हैं, पाठक जानता है कि वे सुखी नहीं है, लेकिन वे दुनिया के सामने और शायद खुद को तसल्ली देने के लिए ये मुखौटा पहने हुए हैं। वो अतीत के उस दर्द को मजाक के धुएं में उड़ा देना चाहते हैं। और उनके ठीक विपरीत एक और चरित्र है, मिस्टर ह्यूबर्ट। वे स्कूल के संगीत शिक्षक हैं। वे बेहद भावुक इंसान हैं जो लतिका से एक तरफा प्रेम करते हैं। उनकी भावुकता का आलम यह है कि वे लतिका को एक बचकाना सा प्रेम पत्र भी लिख देते हैं, ये जानते हुए भी कि लतिका उन स्मृतियों में कैद हैं। लेकिन ह्यूबर्ट की असली त्रासदी उनका प्रेम नहीं, बल्कि उनका डर है। वे हमेशा बीमारी और मृत्यु के डर से ग्रसित रहते हैं। हर वक्त उन्हें लगता है कि वे मरने वाले हैं। और इन सब के बीच हैं मिस वुड, जो स्कूल की प्रिंसिपल हैं, जिन्हें लोग दबी जुबान में ओल्ड मेड कहकर बुलाते हैं। लतिका जब भी मिस वुड को देखती है तो उसे अक्सर अपने ही भविष्य से डर लगने लगता है। उसे डर लगता है कि कहीं वो भी अपनी इन स्मृतियों को ढोते ढोते ऐसे ही अकेलेपन में न सूख जाए। इन सभी पात्रों के जीवन को करीब से देखने पर एक अजीब सा भारीपन और लाचारी महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे सबके सब किसी न किसी अदृश्य जाल में फंसे हुए हैं, छटपटा रहे हैं, लेकिन बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। यहीं पर हमारे शोध पत्र इस कहानी की तुलना पश्चिमी दर्शन से करते हैं, विशेष रूप से अल्बियर कामू के दर्शन से। कामू का एब्सर्ड का दर्शन और उनका प्रसिद्ध मिथ ऑफ सिसिफस यहाँ पूरी तरह से जीवंत होता हुआ दिखाई देता है। ये तुलना कहानी की गहराई को और बढ़ा देती है। कामू का दर्शन ये मानता है कि इंसान स्वभाव से इस ब्रह्मांड में अपने होने का अर्थ खोजना चाहता है, लेकिन यह ब्रह्मांड पूरी तरह से खामोश और उदासीन है। इंसान की इस अर्थ खोजने की चाह और ब्रह्मांड की इस उदासीनता के बीच का जो टकराव है वही एब्सर्ड है। सिसिफस का मिथक इसका सबसे सटीक उदाहरण है। सिसिफस को देवताओं ने श्राप दिया था कि उसे एक भारी पत्थर को धकेलकर पहाड़ की चोटी तक ले जाना है, लेकिन जैसे ही वो चोटी पर पहुंचता, पत्थर वापस नीचे लुढ़क जाता। उसे फिर से वही काम करना पड़ता, अनंत काल तक। परिंदे के ये सभी पात्र भी उसी सिसिफस की तरह हैं। वे एक निरर्थक और अर्थहीन जीवन जीने को अभिशप्त हैं। वे अपनी इस विवशता से, अपने अकेलेपन से मुक्त तो होना चाहते हैं, लेकिन वे परिस्थितियों और अपनी ही स्मृतियों के सामने पूरी तरह लाचार हैं। वे रोज सुबह उठते हैं, उसी रूटीन को जीते हैं और फिर रात के अंधेरे में उसी अकेलेपन में लौट आते हैं। और नियति की इस लाचारी, इस घसीटे जाने की पीड़ा को लतिका के एक बहुत ही गहरे सवाल से महसूस किया जा सकता है। एक रात जब वो डॉक्टर मुखर्जी से बात कर रही होती है तो वो बहुत ही बेबसी से पूछती है, डॉक्टर, सब कुछ होने के बावजूद वो क्या चीज है जो हमें चलाए चलती है? हम रुकते हैं तो भी अपने रेले में वो हमें घसीट ले जाती है। ये वाक्य अपने आप में एक इंसान के भीतर पल रही पूरी की पूरी हताशा को बयान कर देता है। इंसान रुकना चाहता है, वो थक चुका है, लेकिन जिंदगी उसे बिना किसी मंजिल के बस घसीट रही है। और इसी बेमंजिला घसीटे जाने की प्रक्रिया के बीच मृत्यु का एक गहरा आतंक भी इन पात्रों के भीतर छिपा हुआ है। डॉक्टर मुखर्जी और ह्यूबर्ट के बीच का एक संवाद इस मृत्यु भय और अजनबीपन को बहुत ही खौफनाक तरीके से सामने लाता है। डॉक्टर मुखर्जी ह्यूबर्ट की मृत्यु की आशंकाओं पर बात करते हुए कहते हैं, क्या तुमने कभी महसूस किया है कि एक अजनबी की हैसियत से पराई जमीन पर मर जाना काफी खौफनाक बात है? ये सिर्फ शारीरिक मौत का डर नहीं है, ये अपनी पहचान खोकर बिना किसी अपने के एक अनाम और गुमनाम मौत मरने का डर है। उस इंसान का डर जिसने अपनी जड़ें खो दी हैं।
ये अजनबीपन का एहसास सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है, और स्रोतों में इसके लिए एक बहुत ही सटीक मनोवैज्ञानिक शब्द का इस्तेमाल किया गया है, दोहरा अजनबीपन। डॉक्टर मुखर्जी युद्ध के कारण अपना देश छोड़ चुके हैं, उन्हें बर्मा की याद सताती है, वो वापस जाना चाहते हैं। लेकिन साथ ही वो इस कड़वी सच्चाई को भी जानते हैं कि अब वहां वापसी का कोई मतलब नहीं है। उनका एक और संवाद है, दरअसल अजनबी तो मैं वहां भी समझा जाऊंगा मिस वुड, इतने वर्षों बाद मुझे कौन पहचानेगा। ये कितनी बड़ी और त्रासद स्थिति है। आधुनिक शहरीकरण और युद्ध के बाद जो विस्थापित मनुष्य पैदा हुआ, ये उसकी सबसे बड़ी पीड़ा है। आप अपना घर छोड़ने को मजबूर होते हैं, और जब सालों बाद वापस जाने का सोचते हैं तो पाते हैं कि आप अपने ही घर में, अपनी ही मिट्टी पर अजनबी हो चुके हैं। आपका घर अब सिर्फ आपकी स्मृतियों में बचा है, यथार्थ में नहीं। बिल्कुल। और निर्मल वर्मा की सबसे बड़ी कला यह है कि उन्होंने इस पूरी पीड़ा, इस अकेलेपन और इस ठहरे हुए समय को अभिव्यक्त करने के लिए जिन प्रतीकों का इस्तेमाल किया है वो अद्भुत है। पूरी कहानी प्रतीकों के सहारे चलती है। सबसे बड़ा प्रतीक तो खुद इस कहानी का शीर्षक है, परिंदे। आसमान में उड़ते परिंदे जब सर्दियों में पहाड़ों से मैदानों की ओर जाते हैं तो उनका एक निश्चित गंतव्य होता है। वे एक जगह कुछ दिन रुकते हैं, मौसम के बदलने का इंतजार करते हैं और फिर अपनी मंजिल की ओर उड़ जाते हैं। उनका एक घर होता है जहां उन्हें लौटना होता है। लेकिन कहानी के जो पात्र हैं, लतिका, डॉक्टर मुखर्जी और ह्यूबर्ट, ये ऐसे परिंदे हैं जो अपनी पुरानी जगहों से, अपनी जड़ों से टूटकर इस पहाड़ी स्टेशन पर तो आ गए हैं, लेकिन अब उनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। लतिका आसमान में उड़ते परिंदों के झुंड को देखकर गहरे सोच में पड़ जाती है और पूछती है, क्या वे सब भी प्रतीक्षा कर रहे हैं? वह, डॉक्टर मुखर्जी, मिस्टर ह्यूबर्ट, लेकिन कहाँ के लिए? हम कहाँ जाएंगे? ये जो सवाल है, हम कहाँ जाएंगे, ये इस पूरी कहानी का सबसे डरावना और अस्तित्व से जुड़ा सवाल है। इन पात्रों के पास उड़ने के लिए पंख तो हैं, वे आजाद तो दिखते हैं, लेकिन इस विशाल आसमान में उनके लिए कोई मंजिल नहीं है। वर्मा ने मौसम के प्रतीकों, धुंध, कोहरे और अंधकार का बहुत ही सधा हुआ इस्तेमाल किया है। जब छात्राएं घर जाने की खुशी से चहक रही होती हैं और लतिका से पूछती हैं कि क्या वो छुट्टियों में घर नहीं जाएगी, तो लतिका अपनी पीड़ा को छिपाते हुए एक बनावटी मुस्कान के साथ कहती है कि उसे बर्फ का गिरना बहुत पसंद है। आई लव द स्नोफॉल। यह एक बहुत गहरी विडंबना है। स्रोत स्पष्ट करते हैं कि वो झूठ बोल रही है। यहाँ बर्फ कोई प्राकृतिक सुंदरता या रोमांच का प्रतीक नहीं है। ये बर्फ लतिका के जमे हुए, सुन्न पड़ चुके जीवन और उसकी ठहरी हुई भावनाओं का प्रतीक है। जिस तरह बर्फ हर चीज को ढककर सुन्न कर देती है, वैसे ही अतीत के दुख ने लतिका की चेतना को पूरी तरह से सुन्न कर दिया है। वो अंदर से उस बर्फ की तरह जम चुकी है। और इस जमी हुई दमघोटू खामोशी को चीरने का काम अगर कोई करता है तो वो है संगीत, मिस्टर ह्यूबर्ट का पियानो वादन। वो सिर्फ कोई धुन नहीं बजा रहे होते हैं। स्रोतों में इस बात का बहुत ही मार्मिक विश्लेषण किया गया है कि पियानो की वे धुनें खामोशी के अंधेरी सुरंगों को काटती हुई महसूस होती हैं। एक बहुत ही खूबसूरत लेकिन उदास पंक्ति है, गिरता हुआ हर पोज एक छोटी सी मौत है। यह दर्शाता है कि वो संगीत भी उन्हें जीवन की तरफ नहीं ले जा रहा है, बल्कि वो उन्हें मृत्यु के छोटे छोटे क्षणों का एहसास करा रहा है। वो संगीत उनके अकेलेपन को कम करने के बजाय उसे और भी ज्यादा मुखर कर देता है। ये सारे प्रतीक और ये सारी स्थितियां हमें इस कहानी के सबसे महत्वपूर्ण और सार्वभौमिक प्रश्न की ओर ले जाती हैं। डॉक्टर नामवर सिंह के विस्तृत विश्लेषण के अनुसार यही वो बिंदु है जहां परिंदे केवल एक व्यक्तिगत प्रेम कहानी नहीं रह जाती। ये समकालीन विश्व साहित्य के सबसे बड़े प्रश्न से जुड़ जाती है, और वो प्रश्न है मानव मुक्ति का प्रश्न। लतिका की असली समस्या केवल ये नहीं है कि वो अपने मृत प्रेमी का शोक मना रही है। उसकी असली और सबसे बड़ी लड़ाई है अतीत से मुक्ति की, उन स्मृतियों से मुक्ति की, उन पुरानी मान्यताओं और मानसिक बंधनों से मुक्ति की जो हमें जीवन में आगे बढ़ने से, वर्तमान को जीने से रोकते हैं। ये एक ऐसा विचार है जिससे कोई भी इंसान जुड़ सकता है। अक्सर समाज में या हमारे अपने मन में ये धारणा होती है कि अतीत को पकड़ के रखने में, दुख को ढोने में ही वफादारी है। हम भूलने को अपराध मानने लगते हैं। लेकिन डॉक्टर मुखर्जी एक जगह लतिका को समझाते हुए बहुत ही कड़वी लेकिन जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई कहते हैं, लेट द डेड डाई। मरने वाले के संग खुद थोड़े मरा जाता है। ये वाक्य किसी झटके की तरह लगता है। किसी चीज को ना जानना अगर अज्ञानता है तो जानबूझकर ना भूल पाना और जोक की तरह अतीत से चिपके रहना, क्या ये इंसान का खुद के प्रति किया गया अन्याय नहीं है? ये अतीत से उसी मुक्ति का आह्वान है जो जीवन को फिर से प्रवाहमान कर सकता है। और इस मुक्ति की एक बहुत ही छोटी सी लेकिन बेहद शक्तिशाली किरण हमें कहानी के बिल्कुल अंत में दिखाई देती है। कहानी में एक बहुत ही सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक बदलाव आता है। शुरुआत में हमने देखा कि लतिका जूली के प्रेम पत्र को लेकर कितनी सख्त थी, कैसे उसने जूली को फटकार लगाई थी। लेकिन जब कहानी अपने अंत की ओर बढ़ती है तो लतिका के भीतर एक मौन सहानुभूति जन्म लेती है। रात के अंधेरे में जब सब सो रहे होते हैं, वो जूली का पकड़ा हुआ प्रेम पत्र उसे वापस देने या उसे स्कूल से निकालने की सजा देने के बजाय
चुपचाप जाकर उस पत्र को जूली के तकिए के नीचे रख देती है। ये कहानी का सबसे भावुक कर देने वाला पल है। वो उस पत्र को वापस रखकर मानो जूली के उस प्रथम प्रेम की अनुभूति को बचा लेती है जिसे वो खुद खो चुकी है। वो सोचती है कि जूली जिस सुख और पीड़ा के ज्वर से गुजर रही है, जो जीवन उसके भीतर धड़क रहा है, उसे वो क्यों छीने। ये छोटा सा कदम इस बात का प्रतीक है कि कहीं ना कहीं लतिका के भीतर जो बर्फ सालों से जमी हुई थी वो अब पिघलना चाहती है। वो अपने जमे हुए जीवन से बाहर निकलकर दूसरों के जीवन में बहते हुए प्रेम को स्वीकार कर रही है। यह उसकी मुक्ति की ओर, अतीत के उस पिंजरे से बाहर निकलने की ओर उठाया गया एक मूक लेकिन बहुत बड़ा कदम है। अगर हम इन सभी शोध पत्रों से प्राप्त इस पूरे चिंतन को आज के दौर से जोड़कर देखें तो इस कहानी की प्रासंगिकता कहीं ज्यादा बढ़ जाती है। आज हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो अति जुड़ी हुई है। हमारे पास तकनीक है, हर वक्त संचार के साधन हैं, दुनिया मुट्ठी में होने का दावा किया जाता है। फिर भी अगर हम गहराई में झांकें तो आज अनगिनत लोग अपने भीतर एक बहुत गहरा अजनबीपन और अकेलापन महसूस करते हैं। ये परिंदे के पात्रों का ही अजनबीपन है जो आज के शहरी और आधुनिक जीवन में नए रूप में हमारे सामने खड़ा है। ये बात बिल्कुल सटीक है। हम सभी के जीवन में कोई ना कोई ऐसा अतीत जरूर होता है, कोई ना कोई मेजर गिरीश होता है। चाहे वो कोई इंसान हो जिसे हमने खो दिया, कोई छूटा हुआ अवसर हो, कोई पुरानी विफलता हो, या कोई ऐसा दुख हो जिससे हम पूरी तरह चिपके रहते हैं। हम उसे छोड़ना ही नहीं चाहते और इस चक्कर में हम अपने आज को, अपने वर्तमान को जीने से पूरी तरह इनकार कर देते हैं। हम अपने ही बनाए हुए स्मृतियों के हॉस्टल में खुद को उम्र भर के लिए कैद कर लेते हैं और बाहर गिरती हुई बर्फ को देखते रहते हैं। और शायद यही निर्मल वर्मा की इस रचना की सबसे बड़ी और स्थायी सीख है। ये कहानी हमें खुद के भीतर झांकने और ये देखने पर मजबूर करती है कि हम किस अतीत का बोझ अपने कंधों पर ढो रहे हैं और आखिर क्यों। तो इस विस्तृत और गहरी चर्चा को समाप्त करने से पहले इस चिंतन को एक कदम और आगे ले जाते हैं और एक विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ इस बात को यहीं छोड़ते हैं। अक्सर कहा जाता है कि स्मृतियां बीते हुए समय को, उन हसीन पलों को फिर से जीने का एक तरीका है। लेकिन जरा गहराई से सोचने वाली बात है, जब हम अतीत के दुख को सिर्फ इसलिए अपनी मुट्ठी में पूरी ताकत से भींच कर रखते हैं ताकि उस व्यक्ति या उस पल की याद बची रहे, तो क्या हम वास्तव में उस याद को जिंदा रख रहे होते हैं, या फिर हम खुद अपने ही दुख का एक चलता फिरता स्मारक बन जाते हैं जो शारीरिक रूप से जीवित होते हुए भी भीतर से एक प्रेत में तब्दील हो चुका है। ये सच में एक गहरा और शांत कर देने वाला सवाल है। इस पर मनन करना जरूरी है। बिल्कुल। इसी शांत और चिंतनशील ठहराव के साथ द डीप डाइव के इस विस्तृत विश्लेषण को